नहीं लगना ही नहीं, समझ ही नहीं आया तो फिर मैं हीरो बन के भी क्या करूँगा। यस चलो देखो। यस गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अब यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आपके लिए अपने चैनल पर RBSC की NCERT जो फर्स्ट बुक है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट, वो कंप्लीट रिवीजन लेके आ रहे हैं और हर एक चैप्टर का रिवीजन लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कंसेप्ट्स हर एक को कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ओके, तो रेगुलर आपकी वीडियोस यहाँ अपलोड होती रहेगी, तो आप सभी बने रहें। और अभी आपको पता हो तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं आप सबके, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ये ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक NCERT की अकाउंटिंग बुक के लिए है जो ये CBSE बोर्ड में भी काम आ जाती है और RBSC में भी काम आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, यहाँ पर आपने जो पढ़ा है जो नहीं पढ़ा है वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, और जो पढ़ा है वो भी बढ़िया बात है, जो नहीं पढ़ा है वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो आपको सब एज अ फ्रेश कंप्लीटली यहाँ पर ऐसे पढ़ना है जैसे कि सर हम बिल्कुल जीरो है, हमको कुछ भी नहीं आता, हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम कॉमर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो भी सब इसको देख सकते हैं, उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए बनाया हो सर आपने स्पेसिफिक, नहीं, जिन लोग खुद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये आप अप्लाई कर सकते हो खुद के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना आप सभी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या देना होता है भाई हमें, इंट्रोडक्शन। अब अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, सर अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास कई चीज़ें लिखी हुई है ना, देखो ध्यान से, आपके पास अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो सब आपको बेसिकली स्पेसिफिकली रीड करना है। लेकिन मैं आपको ये सब जनरल थ्योरी बता देता हूँ कि अकाउंटेंसी का जनरल मीनिंग क्या होता है। जैसे थोड़ा सा समझना आप यहाँ पर, अकाउंटिंग का जनरल प्रोसेस क्या होता है। एक सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक सिंपल सी बुक है, कोई भी एक बुक ले ली मैंने, ये बुक नहीं है, मेरी एक शॉप की डायरी है, मेरी शॉप की क्या है, डायरी है। अब यहीं पे शॉप की डायरी है, तो शॉप में मैंने ये डायरी क्यों रखी, शॉप में मैंने ये डायरी क्यों रखी, ताकि मैं मेरे सारे ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि मैं मेरे सारे ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड कर सकूं। सर मैं रिकॉर्ड क्यों करूं, क्योंकि ह्यूमन जो रिमेंबर पावर है, उसकी मानो की जो याद करने की शक्ति है वो थोड़ी सी क्या होती है, डाउन होती है, मतलब सारा याद नहीं रख सकता। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में। लेकिन बिजनेस के ट्रांजैक्शन, अगर मैं एक स्मॉल ट्रेडर हूँ, नॉर्मल छोटा सा व्यापारी हूँ, तो छोटा सा व्यापारी अगर अपनी दुकान के सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, तो वो तो सिंपल सा लिखेगा, हाँ भाई इतना माल खरीदा, इतना बेचा, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, और आज इसको उधार दिया और आज इसके उधार का पैसा आया, आज मैंने इससे उधार लिया और आज मैंने इसके उधार का पैसा दे दिया। तो ये मैं सारे डेली के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूँगा। तो वो तो हो गया आपके लिए एक नॉर्मल, आपने नॉर्मल अकाउंटिंग का, आप इसको अकाउंटिंग शब्द नहीं दे सकते, ये दे सकते हो कि नॉर्मल हिसाब किताब आपने अपना कर लिया, एक शॉपकीपर ने अपना हिसाब किताब कर लिया। अब अगर वो इसी तरीके का हिसाब किताब, अगर उसका लेवल बहुत बड़ा हो जाए, उसका बिजनेस क्या हो जाए, इट्स टू लार्ज, या कंपनी में चले जाए या फैक्ट्री हो जाए उसकी, तो फिर ऐसे स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ट्रांजेक्शन चलेंगे क्या, मतलब ये तरीका चलेगा क्या उसका, नहीं, अलाउ ही नहीं होगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस सर ऐसे तरीके से एक तो समय बहुत जाएगा, और समय के साथ साथ दूसरा क्या नुकसान होगा कि आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन नहीं मिल पाएगी, कि मैं अकाउंटिंग कर क्यों रहा हूँ, ताकि मेरे को बिजनेस में रियल प्रॉफिट और रियल लॉस का पता लग सके। तो अकाउंटिंग के अंदर आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है कि अगर आपने नॉर्मल बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस या फिर कंसेप्ट्स के आपने किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, तो वो नॉर्मल हिसाब किताब कहलाता है। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को नॉर्मल हिसाब किताब तक अगर आपने उसके रूल्स रेगुलेशंस कंसेप्ट्स इन सब को कवर करके फिर बाद में आपने क्या किया है,
बिजनेस की अकाउंटिंग करिए। मतलब लाइक टू बी अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर आपने अपने हिसाब किताब को प्रोफेशनल लेवल पे आपने प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्ड किया तो उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कहा जाता है। अरे एक छोटा सा बिजनेसमैन है, उसको भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है, और एक बहुत बड़ी कंपनी है उसको भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। आई बात समझ में? बस वो बड़े लेवल पे है तो वो जो रिकॉर्ड करेगा वो प्रोफेशनल लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि वो नॉर्मल हिसाब किताब नहीं करेगा, वो उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन जो साइकिल है, सर्कल है, उसको कंप्लीट क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो इसी को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। आई बात समझ में? कि हम सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को एनालिसिस करते हैं, समराइज करते हैं। आई बात समझ में? और फिर इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन वो लेवल क्या होना चाहिए बेटा? प्रोफेशनल लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और किसी भी काम में प्रोफेशनल कब होता है? जब आप उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर लो। आप अपने उसके बनाए हुए रूल्स को क्या कर लो बेटा? फॉलो कर लो। अगर आप अपने रूम में अगर एंटर होते हो अपने रूम में, चाहो तो बेटा ऐसे उछल कूद करके भी आ सकते हो या ऐसे गुलाटी मार के भी आ सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे तरीके से आओ, तरीके से बैठे, तरीके से बैठ रखा, तो वो लेवल क्या हो गया? प्रोफेशनल हो गया। एक घर में घुसते हैं अपने तरीके से, एक चप्पल वहाँ एक चप्पल यहाँ, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर यही ऑफिस में जाते हैं तो बंदा वही है, लेकिन वहाँ लेवल क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि अकाउंटिंग अगर छोटे लेवल पे है तो अकाउंटिंग भी क्या होगी? छोटे लेवल पे होगी। उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा है, तो फिर आपको प्रोफेशनल लेवल पर आना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशंस और कंसेप्ट्स क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। छोटे व्यापारी भी आजकल सब अपनी अकाउंटिंग्स करने लग गए हैं, ध्यान रखना, फॉर जीएसटी रिगार्डिंग। के लिए देखिए आपको जी, जीएसटी के लिए अपनी अकाउंटिंग करने लग गए। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको है ना, सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप जीरो भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है? आपको देखो, मेरे एक एग्जाम्पल यूनिवर्स हमेशा ही रहता है, चाहे मैं किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, एक एग्जाम्पल हमेशा ये रहता है कि अगर आप तमिलनाडु में चले गए, नीचे केरल में ना, केरल तमिलनाडु उधर चले गए, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आती है क्या? वहाँ पता हिंदी नहीं आती लोगों को, वहाँ हिंदी शायद आती नहीं होगी मेरे हिसाब से किसी को, बहुत रेयर में कोई आती होगी, तो वहाँ इंग्लिश ही आती है सबको। अरे बात समझ में क्या आती है? तभी तो साइंटिस्ट लोग कहाँ से निकलते हैं? वो केरल से निकलते हैं, तमिलनाडु से निकलते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको वहाँ की सबसे मेन चीज़ क्या करनी पड़ेगी? पहले वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो आप वहाँ क्या कर पाओगे? सर्वाइव। सर चाइना में रहना है, 1 साल के लिए अगर मैं मीटिंग में चला गया तो फिर वहाँ पर आपको सर्वाइव करना है तो कम से कम बेसिक लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, ताकि आप कोई चीज़ ला सको, कर सको। मतलब वो जो भाषा में बात करे तो उनकी भाषा आपको क्या आ सके? समझ आ सके। तो ये समझ लो कि अकाउंटिंग भी एक हमारा बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पर वो जो भी पर्सन बैठे हैं पुराने, वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मुझे उसमें एंटर होने से पहले क्या करना है? उन अकाउंटिंग की थोड़ी बेसिकली क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी सी नॉलेज, इनकी लैंग्वेज सीखनी है। उस लैंग्वेज को ही क्या कहा जाता है? बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है, क्या होता है? अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर, इसके वर्ड मीनिंग कह सकते हो आप इनकी। और बोतल भी थे ना, हाँ वही बैठ जाओ, और बोतल भी होती। क्या कह सकते हो भाई? बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अरे क्लियर है क्या आपको जी? अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इसको मैंने क्या नाम दिया है? वर्ड मीनिंग। क्या नाम दिया है? वर्ड मीनिंग। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? कैपिटल। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? सर कैपिटल का मीनिंग राजधानी होता है। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? अरे भाई वर्ड मीनिंग तो ये समझेंगे, हम अकाउंटिंग के एरिया में चले गए, वो तो कैपिटल 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 वर्ड बोल रहा है। सर ये बार बार राजधानी राजधानी का नाम क्यों ले रहा है? अकाउंटेंसी के अंदर कैपिटल का वर्ड मीनिंग क्या होता है? अलग होता है। कैपिटल का वर्ड मीनिंग का मतलब हो गया कि आपको कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए। सर कैपिटल का मतलब है कि अगर कोई बिजनेसमैन या बिजनेस का ऑनर खुद की तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट करता है,
खुद की तरफ से कुछ भी क्या करता है, कहाँ करता है, बिजनेस के अंदर। कहाँ इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के अंदर। तो वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल। क्या कहा जाएगा, कैपिटल। आपने डेफिनेशन बुक में देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। लेकिन सर हमको बता दो, हमको क्या आधी अधूरी नॉलेज पता है। मैं बताता हूँ आधी अधूरी नॉलेज कैसे पता है। आपने सिर्फ यही सुना है कि हमको सिर्फ ये पता है सर कि कैश बिजनेस में लगाया उसको ही क्या कहते हैं, कैपिटल। नहीं, अगर उस बिजनेसमैन ने कोई स्टॉक भी लगा दिया, घर का सामान ले जाके उसने व्यापार में रख दिया, तो वो भी कैपिटल है। वो भी क्या है, कैपिटल है। अगर आपने कोई असेट्स भी लगा दी वहां पर, तो वो भी क्या है, कैपिटल है। मतलब आपने यहाँ पर मनी लगाई तो वो भी कैपिटल होगा। सब समझ आ गई। मतलब अगर आपने कोई ऐसी थिंग्स लगा दी, कोई चीज़ें लगा दी, तो वो भी क्या होगा। लेकर कौन आया, बिजनेसमैन, और क्या बोल के आया कि ये मेरी खुद की है प्रॉपर्टी, जिसको मैं किस में लगा रहा हूँ, बिजनेस में लगा रहा हूँ। मान लो कि एक खुद की बिल्डिंग है हमारी, जिसमें हम खुद रहते हैं। उस बिल्डिंग को हमने क्या बना दिया, बिजनेस बना दिया। मतलब वहाँ पर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हमने वहाँ पर क्या स्टार्ट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब उस बिल्डिंग में हमने अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो एक बात बताओ, इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमने बिल्डिंग लगा दी वहाँ पर, तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल। बिल्डिंग क्या हो जाएगी हमारे लिए, कैपिटल, क्योंकि इसने अपनी खुद की बिल्डिंग को किसके नाम कर दिया, बिजनेस के नाम कर दिया। आई बात समझ में। तो बिजनेस की असेट्स में चली गई वो। किसकी असेट्स में चली गई, बिजनेस की असेट्स में चली गई। देखो यहां पर आगे सेकंड पॉइंट क्या है, ड्राइंग्स। तो इसका पूरा कनेक्शन इससे ही है। अगर उसी ओनर ने बिजनेस से कैश, स्टॉक और या फिर क्या है, असेट्स, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए, तो उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर? एक बात समझ में नहीं आ रही, बिजनेसमैन कर रहे हो तो सर आप अपना बिजनेसमैन का नाम भी तो लिख सकते हो। जैसे मिस्टर राम है, इंडियन नेम्स, भारतीय नाम, मिस्टर क्या है, राम। अब अगर मिस्टर राम है भाई साहब, मिस्टर राम अगर बिजनेस के ओनर है, तो सर आप कैपिटल और ड्राइंग वर्ड का यूज क्यों कर रहे हो? वहां पर किसका यूज कर सकते हो सर? राम नाम का कोई एक हमारा ट्रेडर हुआ तो, मतलब राम नाम का कोई हमारा कस्टमर हुआ तो, अरे क्लियर लिखा तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, साला इसमें ओनर कौन है। आई बात समझ में। तो इसके लिए आपके लिए क्या बोल रखा है कि अगर आपको उस बिजनेसमैन को, ओनर को अलग से शो करना है कि हाँ भाई ये लाइन, ये वर्ड है, इसका मतलब इसका पूरा कनेक्शन किससे है, ओनर से, तो यहाँ पे क्या लिखो, कैपिटल। क्या लिखना जरूरी है, कैपिटल। और क्या है, ड्राइंग्स। अरे बात आ गई सब। अब चाहो तो राम्स कैपिटल लिख सकते हो, अलाउ है, लेकिन कैपिटल ओनर के पीछे तो कैपिटल आएगा। अब केवल कैपिटल भी लिख दोगे तो भी समझ जाएंगे हम कि इसका पूरा कनेक्शन किससे है, ऑनर से। तो बताओ ऑनर से रिलेटेड पॉइंट कितने हुए, 2। पहला बताओ, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैश, स्टॉक और असेट्स। अगर बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में तो उसको क्या कहोगे, कैपिटल। वही बिजनेसमैन अगर बिजनेस से क्या करता है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो क्या कहेंगे इसको, ड्राइंग्स। अरे क्लियर है क्या? जैसे भी किराने की दुकान वाला है, घर शक्कर चाहिए तो 1 किलो शक्कर बनवा के कहाँ ले गया, घर पे ले गया, तो शक्कर का काम आई, घर पर काम आई, पर्सनल यूज के लिए काम आई। अरे बात आ गई समझ में आपको? आगे देखो सर, गुड्स क्या होता है, गुड्स आप समझ ना आगे। गुड्स और असेट्स का मीनिंग मैं बस समझाता हूँ, सिंपल सा मीनिंग है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। किसकी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। यहाँ टीवी पड़े हैं बहुत सारे। क्या पड़े, टीवी पड़े हैं। और यहाँ एक लगा के फर्नीचर पड़ा है। क्या पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है। इन्होंने एक कंप्यूटर भी लगा के रखा हुआ है। उसमें क्या करते हैं वो, ट्रांजेक्शन्स को बिल बनाते हैं। क्या करते हैं वो, बिल बनाते हैं। तो यहाँ पर बताओ, ये टीवी, फ्रिज वगैरह ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, लेकिन ये क्या है,
फर्नीचर और ये। अब बताओ ये सब चीज़ें इसने मार्केट से खरीदी होगी, ये सब चीज़ें इसने मार्केट से, तो ये बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसने बिजनेस में सेल करने के पर्पस से खरीदी, सेल करने के पर्पस से परचेस करी, और ऐसी चीज़ें बताओ जो बिजनेस में इन्हें इसने यूज़ करने के पर्पस से परचेस करी। फर्नीचर तो इतना यूज करने के लिए, शाबाश शाबाश। तो ये फर्नीचर और कंप्यूटर तो उसने क्या किया, यूज करने के पर्पस से, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, असेट्स। क्या कहलाएगा? और अगर आपने बिजनेस में सेल करने के पर्पस से कुछ भी चीज खरीदी, आई बात समझ में, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। और गुड्स के लिए पूरी अकाउंटिंग में गुड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर आपके बिजनेस में गुड्स आती है तो आप गुड्स नहीं लिखोगे, उसकी जगह क्या वर्ड यूज लोगे, परचेज। अगर आपके बिजनेस में गुड्स क्या होती है, जाती है, तो उसका मतलब वो माल बिक रहा है, तो आप इसमें गुड्स वर्ड यूज नहीं लोगे, क्या यूज लोगे, सेल्स का वर्ड यूज लेंगे। अरे समझ आ गई क्या आपको बात? चलो अब आगे आओ, ध्यान से समझना। लायबिलिटीज क्या होती है? आसान सा मतलब बताता हूं। लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आपसे जो पैसे मांगता है वो आपकी लायबिलिटी है। मैं किसी से उधार खरीद के आया, मैंने किसी से क्रेडिट में परचेस किया, मतलब मैंने क्या बोला कि आप अभी मुझे ये सामान दे दो, मैं आपको पेमेंट 10 दिन बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा। तो बताओ मेरी लायबिलिटी, मतलब मुझे इसे चुकाना है नहीं चुकाना है? मैंने एक बैंक से लोन लिया बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, मेरी वर्किंग कैपिटल को करेक्ट सही करने के लिए। तो बताओ मैंने लोन लिया तो मुझे इसको चुकाना है नहीं चुकाना है? चुकाना है। तो वो सब मेरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है? अरे बात आ गई समझ में आपको, कि जो आपसे पैसे मांगता है उसको क्या कहा जाएगा, लायबिलिटीज कहा जाएगा। अगला पॉइंट है डेटर्स, और एक क्या है, बिल्स रिसीवेबल। सर डेटर का मतलब तो होता है कि हमने क्या करा है, क्रेडिट सोल्ड किया, क्रेडिट सोल्ड टू कस्टमर। हमने डेटर्स को, डेटर्स का मतलब हम डेटर किसे देंगे, नाम, डेटर वर्ड किसे देंगे, नाम हम। शाबाश। अब सुनना मेरी बात भाई, मेरे सामने कोई भी एक पर्सन खड़ा है, ये हमारे हितेश जी हैं, बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं हमारी क्लास के। तो देखो, हाँ टॉपर कह सकते हो। तो अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक शॉप है, तो अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो बिल्कुल, अब ये भाई साहब मेरे पास एक कस्टमर बन के आए हैं। क्या बन के आए हैं? और इन्होंने बोला कि हम, मुझे ना सर 20,000 रुपये का माल चाहिए, बट मैं उधार चाहिए, मैं इसका पेमेंट आपको बाद में फ्यूचर में करूँगा। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेटर। अब एक और बंदा चाहिए मेरे को, अरे आजा आजा बेटा, तुम जो मेरे जानी दुश्मन हो चलो, अब एक और भाई साहब है, इसको भी मैंने क्रेडिट सेल करी। इसने 15,000 रुपये का माल मुझसे क्या लिया, उधार लिया, तो मैंने इसको भी सेल किया है और इसको भी सेल किया है। लेकिन इसको तो मैंने नाम क्या दिया है, डेटर, लेकिन इसको नाम दिया है बेस्ड रिसीवेबल। क्या नाम दिया? बहुत बड़ा रीजन, कौन बताएगा क्लास में से, बोल सकते हो? हाँ हाँ, नहीं वहीं पे बोलना है बैठ के ही। कोई बता सकता है कि इसको बिल्स रिसीवेबल नाम क्यों दिया और इसको डेटर नाम क्यों दिया? मैं पे किया। नहीं, किसी ने पे नहीं किया, दोनों ही उधार लेके गए हैं। मतलब उसमें बिल कर लिया कि ना, मतलब वो बात एक, मतलब वो स्टैम्प पर। अब सुनना मेरी बात, सवाल, मुझे इस पे आंख बंद करके भरोसा है, तो मैंने इससे किसी भी प्रकार का कोई स्टैंप नहीं कराया, कोई एग्रीमेंट नहीं कराया, तो ये मेरे लिए क्या है, डेटर है। लेकिन मुझ पे बुरा मत मानना, सब भरोसा है भाई, ईमानदार है, पूरी फीस आ गई है इसकी, ईमानदार बंदा है, ठीक है। तू पीछे क्यों जा रहा है, आगे आना। तो भाई साहब है, तो इसको भी मैंने क्रेडिट सेल किया, लेकिन इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा क्या है, डाउट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एग्रीमेंट करवा लिया। क्या करवा लिया? एग्रीमेंट। तो वो डेटर से, ये पहले तो डेटर बना,
फिर कन्वर्ट किस में हो गया? बिल्स रिसीवेबल, मतलब उसके ऊपर, बिल के ऊपर ही स्टैम्प के साथ उसके साथ साइन करा दिए कि इस डेट को मेरे पास पेमेंट आ जाना चाहिए। तो ये कहलाता है बिल्स रिसीवेबल, और ये क्या कहलाता है? डेटर्स। अरे बात आ गई समझ में आपको? जाओ बैठ जाओ। नहीं बोलना पड़ता भाई, आजकल के बच्चों को दिल पे लग जाती है। चल आगे देखो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये भी सेम टू सेम वही पॉइंट हो गए। यहां लिखते हैं क्रेडिट परचेस फ्रॉम सप्लायर। अब मैंने बेचा नहीं है, उल्टा मैं अब खरीद के लाया हूं किसी से। मैं अब क्या लेके आया हूं भाई? खरीद के लाया हूं। मैं किसी एक पर्सन से खरीद के लाया। अगर मैं किसी से गुड्स परचेस करके लेके आता हूं, तो आप लोग एक बात बताओ, तो जिस तरीके से मुझे एक पे भरोसा था और एक पे भरोसा, तो उस तरीके से मेरे ऊपर भी तो किसी को भरोसा हो सकता है और किसी को भरोसा नहीं हो सकता। तो पहली बात तो मैंने किसी से क्रेडिट परचेस किया, मतलब इस बार मैंने दिया नहीं, मैंने माल लिया है और बोला कि भैया 20 दिन बाद दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा। तो उसने भरोसा कर लिया, कोई स्टैंप नहीं करवाया, तो मेरे लिए वो क्या है? क्रेडिटर। लेकिन एक बंदा है जिसने, मैंने उससे भी क्रेडिट क्या किया? परचेस किया, गुड्स लेके आया मैं, लेकिन उसको मुझ पर भरोसा नहीं है। उसने मुझ पे क्या करवा लिया? स्टैम्प करवा लिया। और क्या करा के बोला स्टैम्प कि भाई इस तारीख को पेमेंट आपका आ जाना चाहिए। तो फिर मैं क्रेडिटर से कन्वर्ट होकर किस में चला गया? बिल्स पेबल में चला गया। अरे बात आ गई है समझ में? अगली चांस तेरी है लग। हाँ आ गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है पहले बताऊं? बेनिफिट, लेकिन लॉस भी होता है। देखिए आप परचेस भी करते हो और क्या करते हो? सेल भी करते हो। अगर परचेस करते समय डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर हम सेल करते समय किसी को डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? मतलब हमारे पास इतना से अमाउंट क्या आएगी? कम आएगी। अरे बात आ गई समझ में? हमारे पास इतने से अमाउंट क्या आएगी बेटा? कम आएगी। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो आगे। डिस्काउंट में सर आपने 2 बातें लिख रखी है, एक लिख रखा है ट्रेड और एक क्या लिख रखा है? कैश। देखो नॉर्मल से एग्जांपल देते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट देखा, उस पर कोई भी परचेस करते हैं तो उसमें कट करके पहले ही लिखा हुआ आता है 80% ऑफ, 10% ऑफ, 25% ऑफ। तो जो अपने जैसा बिजनेसमैन जो अपने खुद से क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है, कस्टमर के बिना बोले ही। अरे बाहर कभी शॉप में, जैसे अभी दिवाली में ऑफर आएंगे दुनिया भर के, देखना शॉप्स पे देखते होंगे ना कि 50% दिवाली ऑफर, 20% दिवाली ऑफर। मेरा खुद का ऐप है जितने 100 क्लासेस, उसमें जाके देखो अभी दिवाली का ऑफर आ जाएगा 50%। एवरी क्लासेस के ऊपर 50% का क्या आ जाएगा? ऑफर आ जाएगा। बात आ गई समझ में आपको? चलो यहाँ देखो अब आपके, तो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, जो बिजनेसमैन खुद अपनी मर्जी से क्या बोल देता है पहले से ही, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये तो बिजनेसमैन को खुद को ही पता है ना कि ये डिस्काउंट मैं खुद अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ऐसे डिस्काउंट को कभी भी अकाउंटिंग्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन उसकी अमाउंट जरूर डिडक्ट कर दी जाती है। जैसा 1000 रुपये का मैंने गुड सेल किया और उसके ऊपर मैं मेरी तरफ से 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 1000 रुपये के ऊपर 10% ऑफ कितना होगा? 100 रुपये। तो इसका मतलब मैंने माल कितने का बेचा? 900 का। अभी बात समझ में? अगर 900 के ऊपर भी क्या आता है? डिस्काउंट आता है, इट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये मैंने दिया क्या? नहीं दिया। अभी कैश डिस्काउंट कैसे होता है समझना? कस्टमर के केस में तो इतनी परेशानी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि छोटे व्यापारी, छोटे वो कस्टमर तो डेली पैसा देके जाएगा, लेके जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े होलसेलर हो, बहुत बड़े क्या हो? होलसेलर हो, तो पता है क्या होता है? वहां पर एक फिक्स्ड क्रेडिट पीरियड होता है 45 डेज का। 45 डेज का क्या होता है? एक क्रेडिट पीरियड होता है, या 60 डेज का। तो पैसे मंगवाने के लालच में आप क्या करोगे कि तो अगर भाई अभी पेमेंट करता है तो मैं तेरे को 2% का क्या दूंगा? मतलब ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट मिला तो मिला, उसके अलावा 2% का डिस्काउंट भी क्या हो गया? और दे रहे हैं। मोबाइल या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ परचेस करी आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से? मैं बताता हूँ, मैंने मोबाइल परचेस किया था, 50,000 रुपीज़ का मोबाइल था,
अमेज़ॉन वाले खुद मेरे को 5,000 का अपनी तरफ से क्या दे रहे थे, वाउचर डिस्काउंट दे रहे थे। तो वो डिस्काउंट तो क्या हो गया, ट्रेड, पीछे कितनी वैल्यू बची। उन्होंने एक लालच दिया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो किसी के, अगर आप किससे, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते तो हमारी तरफ से 8,000 रुपये का डिस्काउंट। और तो 8,000 रुपये डिस्काउंट के लिए इसने शर्त रखी ना, क्या रखी शर्त, कि तुरंत अगर पैसा देते हो, मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं, क्या करते हो, तुरंत आप हमें पैसा देते हो। कैश ऑन डिलीवरी तो फिर उधार हो गया, वो तो बोले 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो तुरंत अगर आप पैसे देते हो तो हम आपको 8,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। अरे बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से मैंने वो 8,000 रुपये का डिस्काउंट का बेनिफिट भी ले लिया, मतलब 5,000 का तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया और 8,000 का मुझे क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। अरे मीनिंग समझ में आ गई क्या। तो मेरे मोबाइल कितने में हो गया, 37,000। क्लियर है क्या आपको चीज़। तो ये ऐसे समझना अब आप। अगला क्या है, एक्सपेंस, और ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, एक्सपेंस वही होता है जो बिजनेस के जनरल एक्सपेंस होते हैं, जैसे रेंट को पे किया, सैलरी पे की, मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ, बाकी बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वेजेस पे किया, आई बात समझ में। तो ये सब आपके लिए क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने परचेस ऑफ असेट्स, आपने बिजनेस को रन करने के पर्पज से, यूज करने के पर्पज से बिजनेस में जो असेट्स परचेस करी, तो वो भी तो आपके लिए खर्चा है, वो भी तो आपके लिए क्या है। लेकिन एक रेगुलर एक्सपेंस और एक वन टाइम एक्सपेंस में डिफरेंस होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि रेगुलर एक्सपेंस के लिए आप क्या वर्ड यूज लो, एक्सपेंसेस। लेकिन अगर वन टाइम वाले जो हैं, लॉन्ग टाइम वाले जो हैं, उनके लिए आप क्या वर्ड यूज लो, एक्सपेंडिचर वर्ड यूज लो। देखो ये बहुत रेयर में कोई बताते तो बताते नहीं, तो फिर ऐसे ही है, दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही। आगे देखो 13 पॉइंट, प्रॉफिट्स क्या है, बिल्कुल फायदा। फायदा कैसे निकालते हो, कि हमने जितनी भी गुड्स सेल करी, जितनी भी इनकम मेरे पास आई, गल्ले में पैसे जितने भी आए, उसमें से मैंने मेरे सारे जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर सब क्या कर दिए, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो फिर वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा, अरे एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सॉरी ओवर एक्सपेंस। क्या आपके एक्सपेंस और क्या है, और आपके लिए इनकम अगर आपकी एक्सपेंस से क्या है, ज़्यादा है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये प्रॉफिट कहलाएगा। इसका मतलब है कि आपकी इनकम ज़्यादा, ये साइन का मतलब समझते हो, क्या होता है साइन का मतलब, इनकम ज़्यादा ना, ग्रेटर देन होता है, तो इनकम ज़्यादा है सर आपकी। अगला क्या है बताओ, गेन्स। सर प्रॉफिट और गेन्स में अंतर तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। प्रॉफिट और सर हमको तो एक ही मतलब बताया है कि प्रॉफिट्स और गेन क्या है, एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं। गेन्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फ़ायदा जिसके लिए आपने बिजनेस नहीं खोला है, आपने बिजनेस खोला है गुड्स को परचेस और सेल करने पे जो आपको प्रॉफिट होता है उसके लिए खोला है आपने। अब सपोज मैंने एक फर्नीचर खरीदा, भाई फर्नीचर खरीदे थे ना, फर्नीचर खरीदा था, बहुत पुराना हो गया था, लेकिन जब मैं इसको बेचने गया तो मुझे बेचने से इसको क्या हो गया, फायदा हो गया। अरे बेचने से मैंने डील करी तो बेचने से क्या हो गया। अब तो मेरे फर्नीचर खरीदने बेचने का काम है क्या, मतलब है कि ऐसे स्पेसिफाइड टाइम में आपको क्या हो जाता है, कहीं से फायदा हो जाता है, लेकिन वो बिजनेस का कनेक्शन नहीं है। आई मीन टू से कि आपने उसमें बिजनेस का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है बिजनेस का रोल, कि मेरा बिजनेस तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने बेचने का है, वहां से जो फायदा होगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा। लेकिन गेन्स क्या है बताओ, इंटरेस्ट भी गेन्स में है नहीं, वो इनकम में आएगा। आपके पास ये टेबल पड़ी है, आपने बेच दी तो बेचने से, हाँ टेबल पड़ी है, टेबल को बेचने से अगर मुझे फायदा हो गया तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, गेन। तो ये मेरा बिजनेस क्या है, मेरा प्रोफेशन है, मैं तो सर्विस सेल करता हूँ, मैं तो तुमको पढ़ाता हूँ, टीचिंग है मेरा, इसको बेचने का काम है क्या। तो अगर मेरी कोई असेट सेल होती है मार्केट में, क्या होती है, या फिर मैंने कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और वहाँ से मुझे क्या हो गया,
प्रॉफिट हो गया। अब उसको मैं प्रॉफिट नाम नहीं दे सकता, वो उसको मैं गेन नाम दूंगा ताकि मुझे पता पड़ जाए। जो रिकरिंग है मतलब जो जिसका कनेक्शन बिजनेस से है तो वो मेरे लिए प्रॉफिट कहलाएंगे। आई बात समझ में? और जिसका मेरा बिजनेस का कनेक्शन नहीं है फिर भी मुझे किसी और रीजन से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो नॉन ट्रेडिंग है। नॉन ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? नॉन का मतलब होता है नहीं ना, और ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस। मतलब जो गैर व्यापारिक होते हैं, जो बिजनेस से कनेक्शन नहीं रखते हैं, उस ट्रांजेक्शन से अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं आप? गेन्स कहते हैं। असेट्स को बेचने से जो फायदा होगा वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। लेकिन रियल प्रॉफिट तो यही है, ये हमारा बिजनेस है। लॉस क्या होता है? अब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम्स क्या है? कम है। और बात आगे समझ में आपको? तो ये आपके लिए है लॉस है। अगला रेवेन्यू इनकम्स, वही गुड सोल्ड करते हो, सोल्ड करने से आपके पास क्या आ रही है? इनकम्स आ रही है। अरे बात आगे समझ में? कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे दे रही है तो उससे आपको क्या आ रहा है? किराया आ रहा है। अरे बात आगे समझ में आपको? तो ये आपके लिए रेवेन्यू या इनकम कहलाएगा। अगला एंटिटी। सर एंटिटी तो हमारे पहला पॉइंट लिखा हुआ है किताब के अंदर, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। तो सर एंटिटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। एक इनकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। मतलब एक बिजनेसमैन है तो मेरा आधार कार्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो बिजनेस भी एक अपना आप में क्या है? एक पर्सन है, तो वो भी क्या है? रजिस्टर्ड है उसके नाम से। अरे बात आ गई समझ में आपको? चलो यहाँ पर देखना, तो वो उसको क्या कहा जाता है? एंटिटी। तभी तो ये एंटिटी कंसेप्ट से ही तो कैपिटल और ड्राइंग बने कि भाई तू बिजनेसमैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू चाहे जितने पैसे निकाल लेगा बिजनेस से। अगर तूने मुझे ऐसे अकाउंटेंट रखा है तो मुझे सारा हिसाब दे, बाकी तेरी मर्जी मत दे। तो अगर प्रॉपर अगर हमको अकाउंटिंग नहीं पता पड़ेगी कि बिजनेस में कितने पैसे जा रहे हैं और कितने पैसे आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, तो इसी के लिए तो क्या बनाया इन्होंने? सबसे पहला पॉइंट क्या बनाया था? एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या बताया मैंने कि एक सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस और बिजनेसमैन की क्या है? एक सेपरेट एंटिटी। मतलब कि अपनी अपना में एक पहचान है। आप किसी की दुकान पर जाते हो तो पहले उस दुकान का नाम आता है आपके जबान में, पता है कि इस दुकान जा रहा हूँ, तो दुकान का नाम आया, बालाजी ट्रेवल जा रहे हैं सर हम। सर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप तो यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ प्रमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बालाजी ट्रेवल जाते तो पहला ही नाम क्या आता है? अब बालाजी ट्रेवल को एक बंदा थोड़ी ना है, वो तो एक अपना पे एक सेपरेट पर्सन है। बिजनेसमैन का नाम बिजनेसमैन नहीं है हमारे लिए, क्लियर है क्या? बिजनेस है हमारे लिए पूरा। ऐसे ही फिर 18 पॉइंट क्या है? ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? लेन देन करना, उसी को ही क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। गुड्स परचेज सेल्स, क्लियर है क्या आपको चीज? असेट्स परचेज सेल्स, वाउचर बिल, एक वाउचर बनाया जाता है, बिल को ही क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तुमको कहानियाँ बताते हैं, सीधी सी बात है, वाउचर का मतलब क्या होता है? बिल होता है। अरे बात आ गई क्या समझ में आपको? अब एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। टाइम क्या हुआ है? तो घबरा क्यों रहा है? देते ही 20 पॉइंट। सर अब एक यहाँ पर है हमारे लिए ईयर। क्या है हमारे लिए? ईयर। ध्यान रखना, ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। सर ये आप तो बहुत नई बात बता रहे हो। एक तो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, जो हमारे घरों में कैलेंडर टके हुए हैं, ठीक है। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या है भाई? फाइनेंशियल ईयर। ये होता है बिजनेस में ईयर, बिजनेस में यूज होता है ये ईयर, ये टाइम पीरियड है। ये भी एक 1 ईयर का ही है ना, 1 साल का भी, इसका भी टाइम पीरियड 1 साल का है, बट ये कहाँ से कहाँ तक है वो मैटर करेगा। तो 1 अप्रैल टू 31, मतलब 1 अप्रैल से आप पूरे 1 साल कवर करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक आपको ये कंटिन्यू चलेगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करते हो तो उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। और अगर कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। लेकिन रियल अकाउंटिंग किस पे होती है? ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर पे होती है। 1 अप्रैल टू 31
मार्च। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम एक कॉमर्शियल स्टूडेंट्स है, तो ये बातें बेटा हमको नहीं पता होगी तो किसको पता होगी। तो ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो आज के लिए बहुत है क्लास, ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी अदर जो थ्योरी है वो आप रीड कर लीजिएगा, बस रीड करना है और बेसिकली समझ लेना है और इसको लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। खड़ा हो बंद करो ना। हाँ तो